सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूँ, ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है, दौड़ना पड़ता है। और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है, इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल फाकनी पड़ती है। और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई, एक तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है, जरूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितने ही सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ा चीज़ें देख करके दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन जरूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो जरूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है। जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पे रखा हूँ। और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूँ धन्यवाद करने के लिए। 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा। और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था। और मैं जहां पहुंच सकूं पहुंच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं और आपके माध्यम से देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरा, धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि जनता पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है। 16 मई को पिछली बार 14 में रिजल्ट आया था और 17 मई को एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। आज 17 मई है। 17 मई को देश में सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था।
अरबों खरबों का नुकसान हो गया था सट्टाबाजों को। यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी मेरा शपथ के पहले, क्योंकि उस समय सट्टा बाजार जो चलता था वो कांग्रेस की 150 सीट के लिए चलता था और बीजेपी की 218 के आसपास का चलता था, 18 तो 75, और सबके सब डूब गए थे। तो शायद ईमानदारी की शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी। सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। और जैसे कहते हैं ना, पुत्र के लक्षण पालने में, वैसी वो शुरुआत थी। तो आज 17 मई है तो मुझे याद आया, मैंने कहा जरा आपसे शेयर कर लूं। सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है। हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं। जितना हो सके उतना जल्दी नई सरकार अपना कार्यभार शुरू करेगी। एक के बाद एक निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सरकार की एक विशेषता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलीवरी। और मैं समझता हूं कि ये शायद हिंदुस्तान में गवर्नेंस का नया कल्चर है। और जो अमित भाई बता रहे थे कि जो लाभार्थी के आखिरी व्यक्ति को हमने जो संपर्क किया है, ये अपने आप में, मैं जानता हूं ये मीडिया की दृष्टि से जो बातें अमित भाई बता रहे थे मजा आने वाली नहीं थी। तो चेहरे पर थकान भी मैं देख रहा था आप लोगों की कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा परिश्रम के बाद ये होता है, कितनी बड़ी ताकत लगती है। एक संगठन के आधार पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये अपने आप में लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक है, अभी शायद ये आपाधापी में, तू मैमे की दुनिया में इन चीजों के लिए लिखने के लिए आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शायद आपके लिए 2-5 सेकंड से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कभी ना कभी आप में से कोई रिसर्च करना चाहे तो मैं जरूर अध्यक्ष जी को कहूँगा कि ऐसे जो इंटरेस्टेड जर्नलिज्म के लोग हो उनको जरूर ये बातें हमने देनी चाहिए, ताकि वो सचमुच में देश के लिए और उनके लिए भी कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ ऐसे नहीं चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन चीज़ों को कैसे चलाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टारगेटेड फोकस एक्टिविटी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इसका काफ़ी आंकड़ों में तो बताया है, लेकिन उसका स्केल आप देखेंगे। अब मेरी पहली सभा हुई मेरठ में, आखिरी सभा हुई आज मध्य प्रदेश में, दोनों का बड़ा लिंक है जी। 1857 की क्रांति मेरठ, और आज मैं मध्य प्रदेश में गया, वहाँ का एक भीमा नायक आदिवासी जो 1857 के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और जिसको फांसी हुई थी। यानी हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीज़ें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। तो मेरा एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है इतने बड़े अभियान में, नॉट अ सिंगल। और बाय एंड लार्ज वेदर ने भी मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं दी है। कभी कभी हेलीकॉप्टर खराब हो जाते थे तो एक हेलीकॉप्टर में सबको भर देते थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम मेरा कैंसिल नहीं हुआ, सारे के सारे कार्यक्रम पूरे हुए। यानी एक प्रकार से डिसिप्लिन को जितना फॉलो कर सकते हैं करने का प्रयास किया है। और पहले दिन से चेहरे पर जो उत्साह और उमंग था, उसी उत्साह और उमंग के साथ आपके बीच आया हूँ। और
अभी शाम का एक कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर से अपने सरकारी कामों में जुड़ जाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। देखिए, विपक्ष से और अपेक्षा कुछ की नहीं जा सकती, वो ऐसे ही बोलेंगे। परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से कहीं पर भी ये शुरुआत नहीं हुई है। अब मुद्दों को बताना, भ्रष्टाचार की बात करना, भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख करना, उसको अगर आप स्तर गिराना चाहते हो तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के सामने रखना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व भी है और अधिकार भी है। मगर आप किसी के भ्रष्टाचार को बात करो और उसको आप स्तर गिराना कहते हो तो वो ठीक नहीं। आप पहले दो चीजों को मिक्सअप मत करिए। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के पास पूर्ण बहुमत होगा। हम 300 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। सरकार एनडीए की बनेगी और उसके बाद भी हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को देखकर कोई जुड़ना चाहता है तो सभी का स्वागत है। देखिए, हमने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस रहा, मैं आपको दो आंकड़े कहना चाहता हूँ। 22 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार के थे, 22 करोड़ से ज्यादा, और हमें गत चुनाव में 17 करोड़ वोट मिले थे। गत चुनाव में हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ता थे, इस बार 11 करोड़ कार्यकर्ता है। हमें चुनाव को 50% का चुनाव मानकर लड़े हैं। और आपका शायद ध्यान नहीं गया, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अपना त्रिपुरा, इस सब राज्यों में 50% क्रॉस किया है। यही थ्योरी के आधार पर क्रॉस किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये जमाना चला गया है कि दो नेता दिल्ली के ड्राइंग रूम में हाथ मिलाएंगे तो उनके पीछे मतदाता बंधुआ मजदूर होकर चला जाएगा। मतदाता अपना मत खुद तय करता है, अपना वोट खुद तय करता है और देश के और अपने क्षेत्र के भले के लिए उसका उपयोग करता है। जरा भी बैकफुट पर नहीं है। हम आत्मविश्वास के साथ हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर, हमारे भावी कार्यक्रमों के आधार पर गए हैं। हमारे पास एक सुदृढ़ संगठन का खाका है जिसने हर चीजों का जवाब न सिर्फ माइक में, जनता के बीच में जाकर छोटे से छोटे ग्रुप में संपर्क कर कर भी दिया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे गलत प्रचार का कोई असर जनमानस पर नहीं हुआ, उल्टा सिंपैथी बढ़कर हमारे पक्ष में वातावरण और दृढ़ हुआ है। मेरे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं मेघा जी 1.5 साल में। भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्या जवाब है ममता जी के पास? कौन हिंसा फैला रहा है? और हम तो पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी लड़ रहे, तमिलनाडु में लड़ रहे, राजस्थान में लड़ रहे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम, कहीं क्यों हिंसा नहीं होती है? वो अकेली ममता जी अकेली वेस्ट बंगाल में लड़ रही, वहीं क्यों हिंसा होती है? अगर हमारे कारण हिंसा होती तो हम तो सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। और मुझे तो दुख ममता जी से नहीं है, आप लोगों से है कि ऐसी चीजों को आप बल देते हैं। आपने उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि 80 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कोई पूछता नहीं है मीडिया में। नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। ये हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। विश्वास का आधार 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम की है वो काम, और हमारा चुनाव अभियान में जो जनता से रिस्पांस मिला है वो रिस्पांस का एनालिसिस करने के बाद मैं कह रहा हूं कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। देश का प्रधानमंत्री कौन बने, देश में किस पार्टी की सरकार हो, इस पर फैसला करने का चुनाव है। आप जो इंगित कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ववत स्थिति प्राप्त करेगी। नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को खेद है, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने आज ही उनको नोटिस इश्यू कर दिया है और 10 दिन का समय दिया है और उसके बाद तुरंत ही फैसला करेंगे जो उचित होगा।
ये तीनों नेताओं के जो बयान है इसके साथ पार्टी अपने आप को संबंध नहीं पाती है। हम इस प्रकार की बातों को निजी मानते हैं, न केवल निजी मानते हैं, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको नोटिस इश्यू कर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। देखिए, बहुमत के लिए मैं फिर से एक बार कह दूं, किसी के मन में कंफ्यूजन न रहे। जहां तक बहुमत का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत प्राप्त करेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारा प्री पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस के साथ ही हमारी सरकार में होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, सरकार एनडीए की होगी। इसके बाद भी किसी को हमारी एजेंडा के साथ, हमारी सिद्धांतों के साथ जुड़कर हमारे साथ आना है तो सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। चलिए, ऐसी बातों पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। महात्मा गांधी की फिलॉसफी कोई पार्टी के कार्यकर्ता होने से नहीं आती है। महात्मा गांधी की फिलॉसफी पूरे देश की है, स्वच्छता के लिए, गांव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, इवन खादी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है, उनकी 55 साल की सरकार ने अब तक कुछ भी किया होता तो बापू के विचार आज सार्थक रूप से हर गांव तक पहुंचे होते। हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की मीटिंग कर रहे हैं। ना जी, जरा भी नहीं। 2 इश्यू अलग हैं। प्रज्ञा ठाकुर का कैंडिडेचर, ये फर्जी भगवा टेरर के फर्जी केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार ने जो कॉम्प्रोमाइज किया, इसके सामने हमारा सत्याग्रह। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबको पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस में कुछ लोग पहले पकड़े गए थे। सीबीआई ने कहा कि ये एलईटी से संबंध लोग हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने भी इसका समर्थन किया है कि एलईटी से संबंध लोग हैं। एक फर्जी केस भगवा टेरर का बनाया जिसमें सब लोग बरी हो चुके हैं, और भगवा टेरर काल्पनिक बातें देश की अदालत ने अब कह चुकी है। तो जिन लोगों को छोड़ दिया, 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया और सुरक्षा के साथ समझौता किया सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज भी मेरा मांग है कि ये जो घटना हुई है, पूरी हिंदू संस्कृति को दुनिया में बदनाम किया है, देश की सुरक्षा के साथ आपने समझौता किया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने देश से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, आप स्वतः ही कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण उठाकर एनालिसिस मिनटों में कर दीजिए। 40 मिनट के भाषण में 29 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट विकास के मुद्दे होते थे, 3-4 मिनट पॉलिटिकल जवाब देते थे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि टीआरपी के कारण और फ्रंट पेज टाइटल बनाने के कारण वो 3 मिनट वाली चीजें ही छपती है। हम क्या कर सकते हैं भैया? आप सबको मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का भाषण का एनालिसिस करिए और विकास की बात कितने मिनट तक की गई वो निकालिए। ये सारे मुद्दे हमने विकास के रखे हैं जनता के सामने, और जनता ने सुने भी है, स्वीकारे भी है। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि श्री राहुल गांधी के पास अगर कोई जानकारी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था। कोरे पॉलिटिकल आरोप लगाने से आरोप लगते नहीं है। जिन पर आरोप लगाते हैं इनके चरित्र के आधार पर जनता निर्णय करती है। ना भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, ना इस प्रकार का कैरेक्टर है, ना हमारे नेता का है। तो कोई आरोप चिपकने का सवाल ही नहीं है। राफेल डील के अंदर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। कोई किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, ना एक कानी पाई का भी भ्रष्टाचार हुआ। चलिए, वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ रहे, अच्छा फीडबैक हमारे पास है। मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी है, आपके सामने रखी। मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है।
कांग्रेस पार्टी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे या तो केक से जनरेट हुए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने जांच ऑर्डर किया था, या सीबीआई, उनकी साथ सरकार की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब वो कटघरे में आए थे। इसका कोई बेस ही नहीं है, क्या जवाब देना है। नवीन और देश की रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर हर चीज का जवाब दिया है, हर चीज का जवाब दिया है। और सुनने के लिए भी राहुल गांधी बैठे नहीं थे।